नमस्कार। पता है, इतिहास में कभी कभी सत्ता उन लोगों के हाथ में आ जाती है जो उसे चाहते ही नहीं है। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के एक ऐसे ही सम्राट हर्षवर्धन की। उनकी कहानी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसा राजकुमार जिसे मजबूरी में सम्राट बनना पड़ा। मतलब हर्षवर्धन ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो राजा बनेंगे। उनका सिंहासन तक पहुंचना कोई प्लानिंग या महत्वाकांक्षा का नतीजा नहीं था। ये तो एक बहुत बड़ी पारिवारिक त्रासदी के बाद पैदा हुई एक जरूरत थी। तो ये कहानी है एक ऐसे साम्राज्य की जिसकी नींव ही दुख और कर्तव्य पर टिकी थी। तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। आखिर हुआ क्या था? वो कौन सा पारिवारिक संकट था जिसने एक नौजवान राजकुमार को सीधा सत्ता के शिखर पर पहुंचा दिया और उसे एक महान शासक बना दिया? अब देखिए, साल 606 ईस्वी में सब कुछ बहुत तेजी से बदला। हुआ ये कि राजा प्रभाकर वर्धन बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। उनके बाद उनके बड़े बेटे राज्यवर्धन को राजा बनाया गया। लेकिन कहानी में एक भयानक मोड़ आया। जैसे ही वो गद्दी पर बैठे, बंगाल के राजा शशांक ने धोखे से उनकी हत्या कर दी। सोचिए क्या माहौल रहा होगा। और इसी भयानक संकट के बीच मंत्रिमंडल ने छोटे भाई यानी हर्ष से कहा कि अब उन्हें ही गद्दी संभालनी होगी। सिर्फ 16 साल की उम्र में हर्ष को एक बिखरते हुए राज्य की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठानी पड़ी। तो सवाल ये है कि हर्ष ने इस मुश्किल हालात का सामना कैसे किया? उन्होंने गद्दी पर बैठते ही एक जबरदस्त सैन्य अभियान शुरू कर दिया। और मकसद एक था, पूरे उत्तर भारत को एक झंडे के नीचे लाना। और पता है ये काम उन्होंने कितनी तेजी से किया? सिर्फ 6 सालों में। जी हाँ, 606 से 612 ईस्वी के बीच हर्ष ने लगातार लड़ाइयां लड़ी और अपनी ताकत को मजबूत किया। ये दिखाता है कि उनमें कितनी कमाल की सैन्य काबिलियत और इच्छा शक्ति थी। अपने इस अभियान में उन्होंने उत्तर भारत के 5 बड़े इलाकों पर अपना कंट्रोल जमाया, जिन्हें उस जमाने में पंच सिंधु या 5 इंडीज कहा जाता था। ये कौन से इलाके थे? ये थे पंजाब, कानिकुब्स यानी आज का कन्नौज, गौड़ जो बंगाल का हिस्सा था, उड़ीसा और मिथिला। मतलब उन्होंने राजनीतिक तौर पर पूरे उत्तर भारत को एक कर दिया। इतनी जीत हासिल करने के बाद हर्ष ने एक उपाधि ली, शिलादित्य। इसका मतलब होता है गुणों का सूर्य या सन ऑफ वर्च्यू। ये उपाधि सिर्फ उनकी ताकत दिखाने के लिए नहीं थी, बल्कि ये शायद उनके राज करने के उसूलों को भी दिखाती थी। तो उत्तर भारत में तो अपनी सत्ता पक्की हो गई। अब हर्ष ने सोचा चलो दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं। और बस यहीं पर उनके सैन्य जीवन का सबसे नाटकीय मोड़ आया। ये कुछ ऐसा था जैसे एक अजेय शक्ति का सामना एक अटूट चट्टान से हो गया हो। अब सवाल ये उठता है कि जब पूरा का पूरा उत्तर भारत हर्ष के नियंत्रण में था, तो क्या कोई था जो उनके बढ़ते कदमों को रोक सकता था? उस वक्त तो ऐसा ही लग रहा था कि अब उनका साम्राज्य पूरे भारत में फैल जाएगा। लेकिन दक्षिण में उनका सामना हुआ एक और बहुत ही शक्तिशाली राजा से, चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय। तो अब सीन ये था, एक तरफ थे उत्तर के बेताज बादशाह हर्षवर्धन और दूसरी तरफ दक्षिण की रक्षा करने वाले पुलकेशिन द्वितीय। ये दो महाशक्तियों की जबरदस्त टक्कर थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस ऐतिहासिक लड़ाई के बारे में हमें पता कैसे चला? तो इसका सबसे पक्का सबूत मिलता है ऐहोल शिलालेख से। इसे पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कृति ने लिखा था और इसमें साफ साफ लिखा है कि नर्मदा नदी के किनारे हुई लड़ाई में हर्ष की सेना को रोक दिया गया था। और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात है। पुलकेशिन के इसी शिलालेख में हर्ष को सकल उत्तरापथेश्वर कहा गया है, मतलब पूरे उत्तरी देश का स्वामी। सोचिए, दुश्मन भी उनकी ताकत का लोहा मान रहा था। लेकिन यही बात एक तरह से उनके साम्राज्य की सीमा भी तय कर देती है कि वो उत्तर के तो स्वामी थे, पर पूरे भारत के नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं हर्ष की विरासत की। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जो बातें हम उनके बारे में सुनते आए हैं और जो ऐतिहासिक सच्चाई है, उसमें आखिर फर्क क्या है। देखिए, हर्ष के बारे में ना कुछ आम धारणाएं हैं। पहला, कई लोग मानते हैं कि वो पूरे भारत के शासक थे, पर असल में उनका अधिकार मुख्य रूप से उत्तर भारत तक ही सीमित था। दूसरा, उन्हें अक्सर आखिरी महान हिंदू सम्राट कहा जाता है, लेकिन सच तो ये है कि वो बौद्ध धर्म के भी बड़े संरक्षक थे। और तीसरा, ये सोचना कि वो अकेले राज कर रहे थे, ये भी ठीक नहीं है। उनके तो चीन के साथ भी राजनयिक संबंध थे, जो चीनी यात्री हुएन सांग के जरिए बने थे। तो फिर असल में उनका साम्राज्य कितना बड़ा था?
देखिए, सीधे नियंत्रण की बात करें तो वो कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा पर था। उनका प्रभाव इससे भी बड़े इलाके पर था, पर जैसा हमने देखा, उनकी दक्षिणी सीमा नर्मदा नदी ही थी। उसके आगे वो नहीं बढ़ पाए। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या हर्ष प्राचीन भारत के अंतिम महान एकीकरण करता थे? शायद इसका जवाब हाँ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारत के लिए। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि इतिहास जो हम सुनते या पढ़ते हैं उससे कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प होता है।